हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों हम अपनी इस क्लास में जो है कि सीटेट एग्जाम 2024 के लिए, जिसका एग्जाम दोस्तों 7 जुलाई को प्रस्तावित है, उसके लिए दोस्तों हम लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता देना चाहेंगे कि 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों सीटेट के, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों हम कराने वाले हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम आपको जो है कि 21/2/2016 को जो पेपर हुआ था उसके दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे, जिसमें दोस्तों हमने हिंदी के आज इस क्लास में 30 प्रश्न लिए हैं। और इन 30 प्रश्नों में दोस्तों अपना असेसमेंट जरूर करिए और देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न है जो कि 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। हिंदी का पूछा गया प्रश्न है कि बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना या होनी चाहिए। प्रश्न दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा कि बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में खाली स्थान होना या होनी चाहिए। ए वाला ऑप्शन है जुड़ाव होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन समरूपता होना चाहिए, सी वाला ऑप्शन समरसता होनी चाहिए, डी वाला ऑप्शन है अलगाव होना चाहिए। दोस्तों हम आपको बता दें, हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास करिए कि कौन सा आंसर सही है। तो आप लोग बताइए, आपको हम समय दे रहे हैं, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समरूपता होनी चाहिए। बच्चों की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी या होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, इसका भी आंसर आप लोग फटाक से बताइए क्या होगा। कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में आप, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में आप, ए वाला ऑप्शन है एकांकी में आए हुए पत्रों के संवाद याद करवाएंगी, बी वाला ऑप्शन है शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी, सी एकांकी की मुख्य संवाद लिखवाएंगी, डी हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि सीटेट के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और उनके ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों। हम आप अपनी हर क्लास में हम आपको बताते हैं कि अगर आप जल्दबाजी करेंगे दोस्तों तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो प्रश्न को भी अच्छे से पढ़िए और ऑप्शंस को भी पढ़िए, समय दीजिए और पेशेंस रखिए और हमेशा एक आपको लॉजिकल आंसर सर्च करना है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएगी। तो दोस्तों इस क्लास के अंत में आप जरूर बताइएगा कि आज की क्लास से इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। ए पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, बी लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, सी दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, और डी लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। दोस्तों आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। दोस्तों दो ही कौशल की बात की गई है, लिखने और पढ़ने की। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है कि द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहता हूं दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आपको है। ठीक है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है। ए अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, बी भाषा की परीक्षा, सी अभिवृत्ति, और डी शिक्षक का रवैया। इसका राइट आंसर आप लोग बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। यही दोस्तों आपका सबसे कम महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूछा गया है 104 नंबर का है। मुझे पता है दोस्तों आप इस क्लास को छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप अपना असेसमेंट करना ही नहीं चाहते कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो पूरा मॉक टेस्ट को दोस्तों दीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आपके। प्रश्न है कि पद्य गद्य और नाटक हमारी खाली स्थान संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के खाली स्थान पहलू को समृद्ध करते हैं। कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से दोस्तों आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने, पढ़िए और इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांस्कृतिक साहित्यिक।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि कोई एक भाषा खाली स्थान लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। कोई एक भाषा खाली स्थान लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी से क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न है कि बाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा खाली स्थान स्तर पर देखी जाती है और खाली स्थान होती है। बाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा खाली स्थान स्तर पर देखी जाती है और खाली स्थान होती है। ए चेतन स्वाभाविक, बी अचेतन स्वाभाविक, सी अचेतन कालबद्ध और डी सचेतन कालबद्ध। जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सचेतन कालबद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि ए वाला ऑप्शन है कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बी बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, सी बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए और डी बच्चों को विविध भाषाएं को पढ़ाया जाए। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों सभी प्रश्न को देखते चलिए कि आपके सभी प्रश्न सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। ए पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, बी हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सी सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, डी हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खाली स्थान माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खाली स्थान माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या है। ए सौंदर्य बोध, बी संस्कृति, सी संप्रेषण और डी कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण। अगला प्रश्न है कि पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के, ए वाला ऑप्शन, सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, बी सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, सी सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, डी सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जितने भी प्रश्न दोस्तों सभी महत्वपूर्ण है। इस क्लास में पूछा गया है कि कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए लिखित परीक्षा, बी भाषा प्रयोग की क्षमता, सी मौखिक परीक्षा और डी व्याकरण की जानकारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा प्रयोग की क्षमता। जल्दी से दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, समय बहुत कम है आपके पास। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। बच्चे का दोस्तों जो संबंध है भाषा समाज के साथ है, यह जो कथन है ये वाइगोत्स्की महोदय का है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे ए भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, बी कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं, सी अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं और डी भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। यही आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, वह संभवतः खाली स्थान से ग्रस्त है। ए डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया, बी डिस्ग्राफिया,
और सी डिसलेक्सिया और डी डिस्फेजिया। तो दोस्तों उसके अंदर कौन सा विकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिसलेक्सिया। दोस्तों जो लैंग्वेज भाषा का प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसमें 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें 15 प्रश्न आपके पेडागॉगिक शिक्षण से रहेंगे, बाकी 15 प्रश्न में 2 पैसे दिए गए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है शिक्षण कर चुके हैं, अब पैसेज करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका एक पैसेज दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। इस पे आधारित प्रश्न 115 से लेकर के 120 तक हैं। आइए दोस्तों इसको पढ़ते हैं। यह आपकी एक पोयम है, बहुत ही अच्छी पोयम है कि न अवरोध कोई न बाधा कहीं है, न संदेह कोई न व्यवधान कोई, बहुत दूर से है ये दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ रहा जो रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। बहुत ही अच्छी पोयम है दोस्तों और इस पे आधारित पोयम पे प्रश्न है, आप इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। 115 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कवि को कोई कह रहा है कि ए बाधाओं से दूर रहना चाहिए, बी धरती और आसमान उसके लिए हैं, सी लक्ष्य अभी बहुत दूर है और डी अजानी हवा में उड़। आप बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धरती और आसमान उसके लिए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इस पे आधारित है कविता पर। कविता में 2 समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, वह वाक्य कौन सा है? ये दोस्तों 4 आपके वाक्य दिए गए हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न अवरोध कोई न बाधा कहीं है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? दिशाएं, हवा, गगन, दिगंतर। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिशाएं। अगला प्रश्न हमारा है कि अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द छाटिए। यानी कि दोस्तों अर्थ के आधार पे चारों में कोई ना कोई शब्द अलग है, धरा, पथ, डगर, राह। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए धरा हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न है कि कवि का विजय गीत कौन गा रहा है? कवि का विजय गीत कौन गा रहा है? आकाश, धरती, दिशाएं, हवा। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आकाश। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। आप लोग तो बता ही सकते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम है। इसके आगे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे आपका एक गद्यांश दिया गया है और इस पे आधारित जो है 91 से लेकर के 99 तक के प्रश्न हैं। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे सही और उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। आइए दोस्तों इस गद्यांश को पढ़ते हैं ध्यान से और इसको समझने का प्रयास करते हैं। कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु केरल से कश्मीर तक, राजस्थान गुजरात से नागालैंड मणिपुर तक, इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से मढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक हैं। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले, झांझ जैसे झंकार वाले या फिर तार वाली तूबी वाले भी कम नहीं। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसे मिर्च राप से। बहुत ही अच्छा दोस्तों गद्यांश है और इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते देखते सुनते हैं तो मैन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई होगी, लेकिन सत्य यह नहीं है कि आज प्रचलित वाद्य यंत्रों में से अनेक बाहर से भी आए हैं और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहाँ से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र भी है। वेदों में उल्लेखित वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। वही सुदूर पूर्व इंडोनेशिया में प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी बीड़ा, मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी
संस्कृत में भी विद्यमान रही है। इस पे आधारित दोस्तों नीचे ये प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, ए वे कहीं और से आए हैं, बी उनमें से कुछ भारत के हैं और कुछ बाहर के हैं, सी वे चीन और इंडोनेशिया के हैं, डी वे भारत में ही जन्मे हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनमें से कुछ भारत के हैं और कुछ बाहर के हैं। दोस्तों गद्यांश में ऊपर स्पष्ट तौर से लिखा गया है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, जरूर समझ में आपको आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है इसमें कि कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है, तबला, झांझ, वीणा या बांसुरी। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीड़ा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य की बात की गई है दोस्तों, आप लोग बताइए इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है कि तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध है, यही वाला दोस्तों आपका ऑप्शन असत्य है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है जो पैसेज पे आधारित है आपके, ठीक है। पूछा गया है कि गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है। गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है, ए साहित्यिक ग्रंथ, बी वाद्य यंत्र, सी कलाकार और डी प्राचीन यंत्र। दोस्तों आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है कि भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, ए सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या संज्ञा। ये दोस्तों व्याकरण का प्रश्न है, आप लोग बताइए ना क्या इसका सही आंसर होगा। भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशेषण। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों का यूज हुआ है। ए भारतीय, बी विशाल, सी विशाल, आपका बी है शीघ्रता और डी है प्रचलित। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रचलित। प्रचलित शब्द में दोस्तों आपका उपसर्ग का भी यूज हुआ है और प्रत्यय का भी हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि प्रश्न है हमारा कि वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं, ए हड़प्पा सभ्यता में, बी सुमेरी संस्कृति में, सी पुराणों में और डी भारतीय सभ्यता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में। पैसेज में दोस्तों गद्यांश में स्पष्ट तौर से लिखा गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जन्म शब्द का समानार्थी है। तो जन्म शब्द का समानार्थी क्या है, उत्पत्ति, उल्लेख, विद्यमान या प्रयुक्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्पत्ति। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि भूखंड शब्द में समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों इस क्लास में हमने हिंदी के 30 प्रश्न लिए थे। इन 30 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और एक लाइक तो दोस्तों बनता ही है, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए।